जय हिंद दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमने हिंदी के मॉक टेस्ट स्टार्ट किए हैं। हिंदी की प्रैक्टिस हम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं और ये जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट आज होने वाला है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो दोस्तों देखो हमने 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और अगर आपको उन प्रैक्टिस सेट में कुछ भी ऐसी चीज़ें मिली हों जिसमें कुछ कमियां हों तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये हमारी छोटी सी जो कोशिश है ये अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखो आज स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है जो हमारा, ठीक है, और इसमें देखते हैं। देखो सबसे पहले हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं और हिंदी में दिए हुए हैं 39 से 43 तक जो है ये गद्यांश के क्वेश्चन है। तो गद्यांश के क्वेश्चन अभी मैं नहीं करा रहा हूँ आपको। एक सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ ऐसी स्टार्ट करने की कि जिसमें सिर्फ हम गद्यांश एक साथ कर लेंगे, ठीक है, जिसमें लगभग एक वीडियो में मैं 2 गद्यांश और उनके लगभग उनसे रिलेटेड 5-5 क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, तो इसमें हम स्किप कर देते हैं गद्यांश को और स्टार्ट करते हैं 43 के बाद क्वेश्चन नंबर 44 से। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि कैशिकी वृत्ति से संबंधित रस है, यानी कैशिकी वृत्ति से संबंधित रस हमें बताना है। तो देखो कैशिकी वृत्ति के बारे में थोड़ा समझे, क्योंकि इसमें तो रस पूछा गया है। तो रस के बारे में मैंने पहले भी आपको डिटेल बता चुका हूँ मैं, ठीक है। कल और परसों 2 दिन मेरी वीडियो हुई है और दोनों दिन मैंने रस के बारे में आपको भली भांति समझाया हुआ है, ठीक है। अगर फिर भी आज थोड़ी सी बात कर लेते तो मैं कल वाले पेपर पे ही आपको बता देता हूँ, कल वाले पेपर पे ही आपको रस के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। तो देखो रस के बारे में मैंने क्या क्या समझाया था आपको, अगर बात करते हैं, देखो ये वो पेपर है जिसमें मैंने समझाया हुआ था आपको, ये है रस। तो देखो रस के बताइए मैंने अवयव कितने होते हैं, यानी भेद रस के। तो रस के भेद आपको पता है, रस के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। और अगर इसमें इनकी संख्या पूछ ले कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है, विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव की संख्या 8 और संचारी भाव की संख्या 33 होती है, ठीक है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि अगर रस की संख्या आपसे पूछी जाए तो भरत मुनि के अनुसार 8 प्रकार के रस होते हैं और अभिनन गुप्त के अनुसार 9 प्रकार के रस होते हैं, ठीक है। और अगर रस राज या रसपति पूछा जाए तो श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपने रिकॉल कर ली होंगी, ठीक है। और इसमें जो पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज पूछा जा रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैशिकी वृत्ति से संबंधित रस बताना है, ठीक है। कैशिकी वृत्ति से संबंधित रस, यानी जो कैशिकी वृत्ति है उससे रिलेटेड रस कौन सा है। तो देखो कैशिकी वृत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। देखो जो कैशिकी वृत्ति है आपको दिख पा रहा होगा, जो कैशिकी वृत्ति है, तो कैशिकी वृत्ति में जो रस होता है वो तो होता है श्रृंगार रस, ठीक है, श्रृंगार रस। और अगर बात करते हैं वृत्ति की, वृत्ति किसे कहा जाता है, तो जो प्रधान पात्र होते हैं, ठीक है, कोई भी नाटक है या कोई भी इस प्रकार की कोई कार्यकृति है तो प्रधान पात्रों के व्यवहार को वृत्ति कहा जाता है, ठीक है, वृत्ति कहा जाता है या कहते हैं, ठीक। प्रधान पात्रों के व्यवहार को वृत्ति कहा जाता है, ठीक है। अब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया है पीसीएस में कि जो वृत्ति होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। तो आपको याद रखना वृत्ति 4 प्रकार की होती हैं और चारों प्रकार आपको याद रखने हैं कि वृत्ति के 4 प्रकार कौन कौन से हैं। तो एक तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैशिकी वृत्ति होती है, एक 7वती वृत्ति होती है, 7वती वृत्ति, तीसरा आर्भटी वृत्ति होती है, आर्भटी, और चौथी वृत्ति का नाम है भारती, ठीक है। तो ये 4 वृत्ति हैं। पहली कौशिकी वृत्ति, दूसरी 7वती वृत्ति, तीसरी आर्भटी वृत्ति और चौथी भारती वृत्ति, ठीक है। तो दोस्तों ये कौशिकी वृत्ति जो है ये श्रृंगार रस से रिलेटेड है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। याद रखना वृत्ति कितने प्रकार की होती है, वृत्ति 4 प्रकार की होती हैं, कैशिकी, 7वती, आर्भटी और भारती, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर
हो गई होंगी। ठीक है, तो देखते हैं इसमें आंसर क्या होगा फिर। कैसी की वृत्ति से संबंधित रस, तो अभी मैंने बताया कौन सा, श्रृंगार रस इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियां किस छंद का उदाहरण है। साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सुरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगे, वंचकों की छातियों में शूल से गड़ने लगे। दोस्तों देखो, ये जो छंद हमें पहचाननी होती हैं, इसके बारे में मैं एक दिन को पूरा एक छंद का टॉपिक अलग से दूंगा। ठीक है, और अगर इसमें बात करते हैं छंद की, तो देखो इसमें आपको मात्राएं सजानी पड़ेंगी, और इसमें जब आप मात्रा सजाओगे तो इसमें जब आप मात्रा सजाएंगे तो इसमें 14 और 12 के क्रम में मात्राएं मिलेंगी, और टोटल मिला के कितनी मात्रा हो जाएंगी, 26, यानी 26 मात्राओं वाला ये छंद बनेगा। और जिसमें 26 मात्रा होती हैं तो वो 26 मात्रा वाले छंद को गीति का छंद कहा जाता है, यानी गीति का छंद में कितनी मात्रा होती है, 26 मात्रा होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, बनारस शब्द का तत्सम रूप बताइए। जो बनारस है ये कैसा शब्द है, ये एक तद्भव शब्द है। ठीक है, और इसका हमें तत्सम बताना है। ठीक, तो देखो तत्सम और तद्भव के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, तद्भव और तत्सम क्या होते हैं। तद्भव और तत्सम, जो हिंदी के हूबहू शब्द होते हैं उसको तद्भव बोलते हैं, और जो संस्कृत के कुछ शब्द हैं उनको बोलते हैं तत्सम। ठीक, इसमें पूछा गया बनारस का। ठीक है, इसमें पूछा गया है बनारस का तत्सम। तो बनारस का तत्सम क्या होता है, बनारस का तत्सम होता है वाराणसी। क्या होता है, वाराणसी। ठीक है, अच्छा मैं अगर कुछ और शब्दों की बात करता हूँ, कुछ और शब्द देता हूँ आपको जो तद्भव शब्द हैं, उसको आप कमेंट में जल्दी आंसर बता देना। ठीक है, मेरे लिखने से पहले मैं पहले तद्भव शब्द लिखूँगा, और तब तक आप सोच लेना मन में, अगर कमेंट भी ना करो तो। देखो जैसे एक सवाल पूछा जाता करेला का तत्सम क्या होगा। एक पूछा जाता केवट का तत्सम बहुत पूछा जाता। एक शब्द है कछुए का भी तत्सम बहुत पूछा जाता। एक शब्द है चितेरा। ठीक है, चितेरा। एक है बीघा, और नेक्स्ट शब्द है बादल। ठीक है, तो फिलहाल इन शब्दों के आपको क्या बताने हैं, तत्सम बताने हैं। तो करेले का तत्सम होता कंडूर। क्या होता, कंडूर। केवट का क्या होता, केवट का होता कैवर्त। कछुआ का होता कच्छप। चितेरा का क्या होता, चितेरा का होता चित्रकार। बीघा का विग्रह। और बादल का होता वारिद। क्या होता, वारिद। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तद्भव तत्सम शब्द हैं जो आपको याद रखना है। ठीक है, बनारस का वाराणसी, करेले का कंडूर, केवट का कैवर्त, कछुआ का कच्छप, चितेरा का चित्रकार, बीघा का विग्रह और बादल का वारिद। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तम मो कहू भोगू। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। देखो इसमें अलंकार की बात करते हैं तो इसमें अलंकार है आपका वक्रोक्ति अलंकार, इसमें हो जाएगा। ठीक है, एक नेक्स्ट वीडियो में अलंकार के बारे में विस्तृत हम वर्णन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, सही वर्तनी चिन्हित कीजिए। इनमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से सही वर्तनी बतानी है। तो सहानुभूति ये होता है, सहानुभूति। देखो सहानुभूति ये सही है, बाकी ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ठीक है, सहानुभूति इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, विष्णु के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो देखो विष्णु के पर्यायवाची शब्द के अगर बारे में बात करें तो विष्णु का पर्यायवाची मैं आपको लिख दे रहा हूँ कौन कौन से विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, देखो विष्णु के पर्यायवाची शब्द अगर बात करते हैं विष्णु। ठीक है, विष्णु का होता, एक तो होता गरुण ध्वज। ठीक है, गरुण ध्वज, गोविंद। ठीक है, गोविंद, उपेंद्र। ठीक है, ये विष्णु के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा यहाँ पर और मैं कुछ शब्द बता रहा हूँ आपको, जैसा सीता के पर्यायवाची क्या क्या होते ये बताना है। पत्थर के पर्यायवाची बताने हैं।
और पक्षी के पर्यायवाची बताने हैं। ठीक है, देखो सीता के पर्यायवाची बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जानकी, जनक सुता, ठीक है, जनक तनया, जनक तनया और जनक आत्मजा, जनक आत्मजा। ठीक है, ये तो सीता के हो गए। नेक्स्ट है पत्थर। पत्थर के क्या होते हैं? पाहन, पाषाण, प्रस्तर और उपल, ये पत्थर के हैं। पक्षी के अगर पूछे जाएं, विहग, विहंग, खग, पखेरु, परिंदा, द्विज और पतंग। ठीक है, देखो ये द्विज और पतंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं ये द्विज और पतंग शब्द। ठीक है, किसके हैं? ये पक्षी के हैं। तो विष्णु का गरुड़ध्वज, गोविंद, उपेंद्र, ये सब पर्यायवाची हैं। तो इसमें विष्णु का पूछा था, तो विष्णु का क्या हो जाएगा? गरुड़ध्वज इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध कौन सा होगा? एक फूलों की माला ले आइए। देखो एक फूलों की माला, तो एक फूलों की माला, एक फूल की माला तो होती नहीं है, ऑप्शन गलत हो जाएगा ये तो। फूलों की माला ले आइए एक, ये भी गलत हो जाएगा। फूलों की एक माला ले आइए, तो फूलों की एक माला ले आइए, ये सही होगा। फूलों की माला एक से आइए, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन सी जो है वो इसमें ठीक हो जाएगा, फूलों की एक माला ले आइए, ये बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ठीक है, देखो जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा वो होता है जो या जिस शब्द में काफ़ी सारी जातियों का उल्लेख होता हो, है ना, काफ़ी सारी जाति जिसमें आ जाए, वो जातिवाचक होता है। जैसे गंगा है, तो गंगा क्या है? गंगा तो पर्टिकुलर एक है, तो जो दुनिया में, विश्व में सिर्फ जिसका एक रूप में ही अस्तित्व हो, उसको तो बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक। ठीक है, जैसे मनुष्य है, मनुष्य क्या है? मनुष्य में सब, मतलब मनुष्य में जो है स्त्री पुरुष सब आ जाएंगे, तो वो मनुष्य क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। स्वर्ग है, स्वर्ग भी क्या है? दुनिया में एक है, तो इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक हो जाएगा। मंडल क्या है? कई जिलों से मिलकर के मंडल बनता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यानी जिलों के समूह को मंडल कहा जाता, तो ये इसमें क्या हो जाएगा? मंडल में समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, समूहवाचक ये हो जाएगा। तो इसमें पूछा जातिवाचक, तो जातिवाचक हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, मनुष्य। नेक्स्ट है पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? तो पंक्ति का शब्द तद्भव बताना है, तो पंक्ति का तद्भव होता पांत। ठीक है, पंक्ति का तद्भव पांत। अच्छा, और थोड़े से अगर मैं तत्सम तद्भव की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखो आपको बताना है, ठीक है, जैसे ये तद्भव और तत्सम मैंने अभी बताए थे आपको, उसी तरीके से तद्भव कुछ और बता रहा हूँ मैं। जैसे आपको एक तो यही पूछा गया पांत, इसका तो क्या होगा? पंक्ति। ठीक है, यानी पांत तद्भव है और पंक्ति इसका तत्सम है। ठीक है, एक पूछा जाता मक्खी। ठीक है, मक्खी का बताना है आपको। भैंस का बताना है भैंस। भांजा का बताना भांजा। ठीक, बाजा का बताना बाजा। बिच्छू का बताना है बिच्छू। और लास्ट है बनिया। ठीक है, बनिया का बताना है, इनके बताने हैं आपको। तो पांत का तो पंक्ति मैंने बता दिया। मक्खी का होता मक्षी का। क्या होता? मक्खी का मक्षी का। भैंस का होता महिष, काफ़ी इम्पोर्टेंट शब्द है ये, भैंस महिष। भांजा का होता भागिने, भागिने। बाजा का होता वाद्य, वाद्य। बिच्छू का होता वृश्चिक, वृश्चिक। और बनिए का होता वणिक। तो ये कुछ और इम्पोर्टेंट तत्सम तद्भव हैं, आपको ये भी याद रखने हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट आता प्रत्यक्ष में उपसर्ग पहचानिए, यानी प्रत्यक्ष में उपसर्ग बताना है। देखो मैंने आपको बताया कि जो एक धातु शब्द होता, धातु शब्द, तो उस धातु शब्द से पहले जो शब्दांश जोड़ा जाएगा, ठीक है, जो शब्दांश जोड़ा जाएगा, उस शब्दांश को तो कहते उपसर्ग। उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। और उस धातु शब्द के या मूल धातु के बाद जो शब्द जोड़ा जाएगा, शब्दांश जोड़ा जाएगा, उस शब्दांश को कहा जाता प्रत्यय।
उसको कहा जाता प्रत्यय। ठीक है, तो जो धातु शब्द होता है या मूल धातु होती है, मूल धातु से पहले जो शब्दांश होगा उसको उपसर्ग कहा जाएगा और जो बाद में शब्दांश जोड़ा जाता है उसको प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें ही पूछा आपसे क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था प्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष। अब देखो, अगर इस प्रत्यक्ष का मैं विग्रह करूं तो ये बनेगा प्रति प्लस अक्ष, प्रति प्लस अक्ष। ये जो अक्ष है ये क्या है? ये मूल धातु है, ये मूल धातु है। ठीक है, तो मूल धातु से पहले क्या लगा हुआ है? प्रति, और जो पहले लगता है वही क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो इसलिए इस क्वेश्चन में यानी प्रत्यक्ष में जो उपसर्ग होगा वो क्या होगा? प्रति, इसमें उपसर्ग होगा। ठीक है, प्रति इसमें क्या होगा? उपसर्ग होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रति। ठीक है दोस्तों, इसमें हो जाएगा प्रति, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए, में वाक्य का प्रकार पहचानिए। जो धन कमाते हो उसमें से थोड़ा अवश्य बचाना चाहिए में वाक्य का प्रकार क्या होगा? तो इसमें होगा इच्छावाचक। ठीक है, इच्छावाचक। ठीक है, अवश्य बचाना चाहिए है। ठीक है, इच्छा है वो तो इच्छावाचक इस पे वाक्य का प्रकार होगा। नेक्स्ट है शरण के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए, यानी शरण के पर्यायवाची वाली पंक्ति, यानी ऐसी पंक्ति कौन सी है जिसमें शरण के पर्यायवाची हैं? तो आश्रय है, रक्षा, ये रक्षा गलत लिखा हुआ है। ठीक है, आश्रय, रक्षा और बचाव। ठीक है, आश्रय, रक्षा और बचाव। तो देखो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। देखो आश्रय, रक्षा और बाचव, ये गलत लिख दिया बाचव, ये आश्रय गलत लिख दिया। ठीक है, आश्रय, आश्रय होता आश्रय, आश्रय, रक्षा और बचाव, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 है, निम्न में से किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, यानी इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? ठीक है, जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखो प्रतिकूल, प्रतिकूल, तो देखो इसमें तो कूल जो है ये क्या है? कूल मूल शब्द है और इससे पहले लगा हुआ प्रति, तो प्रति तो इसमें क्या है? उपसर्ग, इसमें तो प्रत्यय है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। ठीक है, इसमें आचार्य में प्र लगा हुआ है, तो ये भी क्या है? इसमें भी प्र जो लगा हुआ है उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, कृपालु, तो देखो ये जो कृपालु है ये बना हुआ है क्रय पा, है ना, क्रय पा, कृपा प्लस आलू, कृपा प्लस आलू। तो देखो कृपा क्या हो गया? हमारा मूल शब्द, और मूल शब्द के बाद जो लगा हुआ होता है उसी को बोलते हैं क्या? प्रत्यय। तो इस शब्द में यानी कृपालु शब्द जो है इसमें आलू प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो कृपालु ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो, पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? पगड़ी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो पगड़ी उछालने मुहावरे का अर्थ बताना। पगड़ी उछालने का मतलब क्या होता है? खुशी से फूले न समाना, हंसी उड़ाना, अविश्वास करना या अपमान करना। तो देखो पगड़ी उछालने का मतलब होता अपमान करना, किसी की पगड़ी उछालना अर्थात उसका अपमान करना, इसका सही आंसर होता है। ठीक है, तो पगड़ी उछालना अर्थात अपमान करना। अच्छा, मैं कुछ और मुहावरे आपको बताता हूँ। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है कुछ। देखो जैसे एक है बोलने की इच्छा, इसको क्या बोलते हैं? बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा। तो बोलने की इच्छा को क्या कहा जाता? तो आपको ध्यान रखना है, बोलने की इच्छा को कहा जाता विवाक्षा। क्या कहा जाता? विवाक्षा। ठीक है, फिर है नेक्स्ट, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, यानी जिस पुरुष की पत्नी यानी वाइफ मर गई हो उसको क्या बोलते? उसको बोलते विदुर। और जिस स्त्री का पुरुष यानी जिस स्त्री का पति मर गया उसको बोलते विधवा। ठीक है, फिर है जिसके हाथ में वज्र हो। ठीक है, जिसके हाथ में वज्र हो उसको बोलते वज्र पाणी। क्या बोलते? वज्र पाणी। वज्र माने वज्र और पाणी माने हाथ। ठीक है, एक नेक्स्ट है पंडितों में पंडित, पंडितों में पंडित। तो पंडितों में पंडित इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पंडितरा। क्या बोलते?
पंडितरा, पंडितों में पंडित, पंडितरा, ठीक है। तो ये कुछ आपको और मुहावरे याद रखने हैं, ठीक है। बोलने की इच्छा विवाक्षा, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो उसको बोलते हैं विदुर, जिसके हाथ में वज्र हो उसको बोलते हैं वज्रपाणी, और पंडितों में पंडित उसको बोलते हैं पंडितरा, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के सहयोग से बना है, यानी ज्ञ वर्ण जो है ये किन वर्णों के सहयोग से बना। देखो इसको भी आज क्लियर करते, और इससे क्या आपने देखा होगा कि हिंदी में संयुक्त व्यंजन आपने पढ़े होंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ठीक है। और संयुक्त व्यंजन होते कौन कौन से हैं, ये जो 4 होते, तो एक तो होता ज्ञ, ठीक है, ज्ञ से ज्ञानी, एक होता क्षय, एक होता त्रय, और एक होता श्रेय। ये 4 ज्ञ, क्षय, त्रय और श्रेय, ये क्या हैं, ये संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन क्यों है, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बनते हैं, ठीक है। कौन कौन से, तो जो ज्ञ है ये तो बनता जय प्लस अय से, ठीक है, हालांकि उसको जय बोलते। क्षय जो है ये के और शय से मिलकर बना होता। त्रय जो है ये तय और रे से मिलकर बना होता है। और श्रेय जो है ये शय प्लस रे से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इन 4 को तो बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। उसी तरीके से जिस तरीके से संयुक्त व्यंजन होते हैं उसी तरीके से संयुक्त स्वर भी होते, संयुक्त स्वर भी होते। और संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती, तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी 4 होती है। और संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं, सोचो आप भी दिमाग में, कौन कौन से होते हैं। एक तो होता ए, दूसरा होता ए, तीसरा होता ओ, और चौथा होता औ, ठीक। और ये किस किस से मिलकर के बनते हैं, तो देखो ए जो है ये तो मिलकर के बनता ए, और आ से मिलकर के बना होता ए, और ए से मिलकर के बना होता ए, और ए और ऊ से मिलकर के बना होता ओ, और ए और ओ से मिलकर के बना होता औ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। संयुक्त स्वर भी 4 होते हैं, ए ओ औ, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं, ज्ञ श त्र श्र, ठीक है। और इसमें पूछा था जो संयुक्त व्यंजन श है ये किस से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो कै और श से मिलकर के ये, अच्छा ज्ञ पूछा था, ज्ञ, तो ज्ञ जो है ये पूछा था जय और अय से मिलकर के बनेगा, जय और अय, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है शहद के लिए सही पर्यायवाची शब्दों वाली पंक्ति को चुनिए। शहद के लिए सही जो पर्यायवाची वाली है, यानी शहद के पर्यायवाची किस पंक्ति में लिखे हुए हैं ये हमें बताना है। तो देखो पुष्प शब्द नहीं, पुष्प शब्द नहीं होता, पुष्पा शब्द होता है। ये पुष्पा शब्द, पुष्पा शब्द, पुष्पा शब्द, देखो ये भी गलत है। इसका मतलब दो ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए। पुष्पा शब्द, पुष्पा शब्द, मधु, ये मघु है, देखो मधु होता मघु नहीं होता, तो ये भी एलिमिनेट करके कट जाएगा। बस एक बचा ऑप्शन बी, ठीक है। तो कोशिश क्या करो ऑप्शनों को एलिमिनेट करने की, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता, खाक डाले चांद नहीं छिपता लोकोक्ति का क्या अर्थ है। खाक डाले चांद नहीं छिपता, इसका क्या अर्थ है। चांद का निकलना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटे होकर बड़ा काम करना, या अच्छे आदमी की निंदा करने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता। तो इसमें जो सही बैठेगा, फिट बैठेगा, वो यही है, खाक डाले चांद नहीं छिपता। अगर चांद पर आप खाक डालो तो उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरीके से है कि अच्छे आदमी की अगर निंदा कर रहे हो तो उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूरदास के काव्य किस भाषा में है। तो आपको याद रखना सूरदास जी की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है और इसमें कुछ नहीं है, काफ़ी इजी सवाल है, ठीक है। ब्रज भाषा आपको याद रखना। द्रगंचल का संधि विच्छेद क्या है। द्रगंचल देखो मैंने कल भी बताया था, तो इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो द्रक प्लस अंचल होता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, द्रक प्लस अंचल। अगर पूछा जाए इसमें संधि कौन सी होगी द्रक अंचल में, तो इसमें व्यंजन संधि होती है, ठीक है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि इसमें होती है। हालांकि मैंने संधि के बारे में आपको कल भी बताया था, ठीक है। अगर आपको
एक बार रिवाइज किया जाए तो देखो ये है संधि। जो मैंने कल जिस पेपर पे बताया था मैं उसी पे एक छोटा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ। देखो जैसे ये बताया था मैंने संधि। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की संधि होती है। ठीक है, कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं संधि के? देखो संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती, व्यंजन संधि सिंगल है और विसर्ग संधि भी सिंगल है। स्वर संधि के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। ये 5 प्रकार हो गए। और ये मैंने आपको पहचान भी बताई थी कि जिस शब्द के बीच में आ, ई और ऊ का यदि साउंड आए तो वो दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता। किसी शब्द में ए ओ अर की साउंड आए तो वो गुण संधि का स्वर उदाहरण होता। किसी शब्द के बीच में ए और औ या कह सकते हो किसी शब्द में अगर डबल मात्रा लगी हुई मिले तो वो वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण होता। अगर किसी शब्द के बीच में य रे ले वे आए और इनसे आने वाला पहला वर्ण आधा हो तो वो यण स्वर संधि का उदाहरण होता। और अगर किसी शब्द के बीच में अव आव अय आए इनके साउंड आए तो वो अयादी स्वर संधि का उदाहरण होता। इसके एग्जाम्पल मैंने बताए थे। पवन, इसमें अव का साउंड आता, पावन आव का साउंड आता, नयन आय का साउंड आता और गायक आय का साउंड आता। ठीक है, तो ये मैंने आपको संधि कल भी बताई थी, आज भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट है संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं। ठीक है, संज्ञा के प्रमुख भेद कितने होते हैं। अच्छा देखो संज्ञा के बारे में अगर थोड़ा सा मैं जिक्र करूं बताऊं तो कौन कौन से इसमें भेद हो जाते हैं संज्ञा के, देखो समझते हैं संज्ञा के भेद कौन कौन से हो जाते हैं। देखो संज्ञा, कई बार तो एग्जाम में यही पूछा जाता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। ठीक है, तो आपको भी याद रखना है संज्ञा के 5 भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब 5 भेद कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ। ठीक है, आपको भी ये याद रखना है, हालांकि याद होंगे, ये कॉमन सी बातें हैं। देखो एक जो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा होता जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा होता द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, चौथा होता समूहवाचक संज्ञा और पांचवा होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा के कितने भेद हो गए, ये संज्ञा के भेद हो गए 5। ठीक है, अच्छा अगर इसमें थोड़ा सा और अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, इसमें जो है थोड़ा इनके उदाहरणों की अगर मैं बात कर लूँ, इसमें कौन कौन से इसके उदाहरण होंगे। ठीक है, तो देखो इसमें उदाहरणों की बात करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जो इस संसार में अकेली है। ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इसमें आ जाएगा किसी का नाम हो गया राम। ठीक है, गंगा, राम गंगा। कोई शहर का नाम हो गया पटना। ठीक है, उत्तर प्रदेश। इस तरीके से जो अकेला है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाते हैं। जातिवाचक में क्या जाएगा, जैसे नदी हो गई। ठीक है, तो नदी, भाई नदी तो बहुत प्रकार के, गंगा नदी भी है, ब्रह्मपुत्र नदी भी है, गोदावरी है। ठीक है, और आपका ब्रह्मपुत्र है। तो ये सब क्या है, इन सब ये जो नदियां हैं, नदियों में बहुत सारी नदियां आ जाती है। ठीक है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। जैसे पर्वत है, हिमालय पर्वत है, अरावली पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है, नीलगिरी है, ये सब, या लड़का या लड़की हो गया, ये सब उदाहरण किसके हो जाएंगे, जातिवाचक के हो जाएंगे। द्रव्यवाचक के उदाहरण की बात करते हैं तो देखो जैसे तेल है, पानी है, ठीक, दही है, ये सब किसके हैं, ये सब मटेरियल नाउन है, द्रव्यवाचक के उदाहरण है। समूहवाचक की बात कर लेते हैं। समूहवाचक में क्या जाएगा, जैसे वर्ग है ना, वर्ग है ना, ये स्क्वायर वाला वर्ग नहीं है, वर्ग। ठीक है, इसमें जैसे टीम है, टीम, समिति है, आयोग है, परिवार है, ये सब समूहवाचक में आ जाएगा। ठीक है, पुलिस है, सब समूहवाचक में आ जाएगा। भाववाचक में क्या जाएगा, भाववाचक में जैसे क्रोध है, मिठास है, यानी ऐसा कह सकते हो आप भाववाचक में जिसको आप टच ना कर सकते हो। ठीक है, जिसको आप
टच ना कर सको, ठीक है। वो सारे शब्द किस में आ जाएंगे, भाववाचक में आ जाते। तो ये थे आपके संज्ञा, जिसके 5 भेद थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसके कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। साकेत किसकी रचना है, आपको याद रखना है साकेत किसकी रचना है। तो साकेत काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और साकेत जो रचना होती है किसकी, मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में आपको याद रखना है, इनकी एक रचना है जिसका नाम है कुकुरमुत्ता। काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है कुकुरमुत्ता, जो आपको याद रखनी है, ठीक है। एक इसमें एक इन्हीं की है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, तोड़ती पत्थर भी इन्हीं की है, और राम की शक्ति पूजा, तोड़ती पत्थर और राम की शक्ति पूजा इन्हीं की है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, निम्नलिखित वाक्य में जिस भाग में त्रुटि हो उस भाग का चयन कीजिए, ठीक है। उसे आशा है कि वह असफल हो जाएगा। देखो आशा है, आशा नहीं, इसको बोलते हैं आशंका है, उसे आशंका है, ठीक है, यानी उसको डाउट है, आशंका है। तो ये आशा गलत है, यानी ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा, ए में ही कमी है। फिर है नेक्स्ट, स्वयंभू शब्द का अर्थ है। स्वयंभू शब्द का अर्थ है 66वें क्वेश्चन में। तो स्वयंभू का अर्थ क्या होता है, स्वयंभू का मतलब होता है स्वतः उत्पन्न, यानी स्वयं उत्पन्न। इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, अगर स्वावलंबी की बात करते हैं, स्वावलंबी का क्या अर्थ होता है, स्वावलंबी का अर्थ होता है, देखो मैं इधर आपको बता रहा हूँ स्वावलंबी का अर्थ, ठीक। स्वावलंबी का अर्थ हो जाता है अपने सहारे खड़ा होना, अपने सहारे खड़ा होना स्वावलंबी का अर्थ हो जाता है, ठीक है। अगर सर्वश्रेष्ठ की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ का क्या अर्थ हो जाता, सर्वश्रेष्ठ का अर्थ हो जाता सबसे अच्छा, ठीक है, सबसे अच्छा। और अगर सर्वोपरि की बात करते हैं, सर्वोपरि का क्या अर्थ होता, तो सर्वोपरि यानी सबसे ऊपर, इसका अर्थ हो जाता है, ठीक है। तो स्वयंभू का अर्थ हो गया स्वतः उत्पन्न, स्वावलंबी अपने सहारे खड़ा होना, सर्वश्रेष्ठ सबसे अच्छा, और सर्वोपरि सबसे ऊपर, ठीक है। इतनी बात आपको याद रखना। नेक्स्ट है जलाव्रत में समास कौन सा होगा। तो जलाव्रत में समास होगा जलाव्रत। जलाव्रत का मतलब होता है जल से घिरा हुआ, जल से घिरा हुआ, ठीक है। जलाव्रत का अर्थ होता है जल से घिरा हुआ। तो से कौन सा समास होगा, फिर देखो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, करण तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रहीम कवि किस बादशाह के दरबारी कवि थे। रहीम, अच्छा ये देखो रहीम जो है, ये रहीम कौन है, ये रहीम दास नहीं है, ये अब्दुल रहीम खान ए खाना जो था, खान ए खाना के बारे में बात चल रहा है, जो नवरत्नों में से एक था, किसके, अकबर के, ठीक है, जो बैरम खां का पुत्र हुआ करता था, ठीक है। सलीमा बेगम और बैरम खां का पुत्र हुआ करता था अब्दुल रहीम खान ए खाना, ये वही है। तो ये किसके दरबार में रहता था, अकबर के दरबार में रहता था, जो नवरत्नों में भी एक था, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वैचारिकी पत्रिका के संपादक या संपादिका का नाम बताइए, यानी वैचारिकी जो पत्रिका है इसके संपादक या संपादिका कौन थे। तो आपको याद रखना मणिका मोहिनी का नाम इससे जुड़ा हुआ है, यानी मणिका मोहिनी जो है वो इसके संपादक या संपादिका थे। नेक्स्ट है, जहाँ उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन हो वहाँ कौन सा अलंकार है। तो इम्पोर्टेंट है, वक्रोक्ति अलंकार इसमें हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी अशुद्ध बताना है इसमें। वह घोड़े पर सवार था, सही है। वह विलाप करने लगा, ये भी सही है। उनका चरित्र उत्तम है, नहीं उनका नहीं, इसकी जगह होता उनका नहीं, उनका चरित्र उत्तम है, नहीं उसका चरित्र उत्तम है, इसका सही आंसर होगा सी, सही हो जाएगा, ठीक है। यानी उनका की जगह उसका इसमें सही होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो इस पेज को थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको, ठीक। चलो मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको ध्यान से थोड़ा सुन लेना है। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है। में विभीषणों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है। देखो विभीषणों की कमी नहीं है, इसका मतलब इसमें यह है कि जो देशद्रोही हैं, तो विभीषणों का जो संबंध है वो देशद्रोही से बताया गया है इसमें, ठीक है। तो देशद्रोही का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें इसके स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है। जो देशद्रोही है तो इसके स्थान पर आ जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा या समूहवाचक या जातिवाचक या भाववाचक। तो देखो व्यक्ति तो ऐसा नहीं, अगर ये नाम ही होता विभीषण तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा इसमें हो जाएगी। यानी जितने भी हमारे देशद्रोही हैं तो देशद्रोही के लिए ये वाली संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये जातिवाचक इसमें
सही आंसर होगा। निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त रस के सही भेद का चयन कीजिए। अशुवन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी, होनी हो सो हुई। ठीक, तो इसमें क्या देखो मीरा के बारे में बता रहा है, तो मीरा क्या इसमें घिरी हुई थी भक्ति में, तो भक्ति रस का ये उदाहरण हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रस मैंने आपको बता दिए, कल भी बताए हैं और जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी बताए हैं। ठीक है, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, दर्जी की सुई कभी ताश में कभी टाट में, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसका मतलब है तो दर्जी की सुई जो है कभी ताश में है कभी टाट में है, यानी दर्जी की जो सुई है वो कभी फ्री नहीं रहती। ठीक है, यानी रेस्ट नहीं करती। इसका मतलब यही है कि कोई दोष ना होना ये गलत है, कबाड़ी का काम करना ये भी नहीं है, बेकार होना ये भी नहीं है, यानी खाली न होना, यानी खाली न होना। ठीक है, यानी सदा काम में लगा रहना। जो दर्जी की सुई है वो सदा काम में लगी रहती है। ठीक, तो इसका ऑप्शन भी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखो कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। नील कमल, नील कमल। ठीक है, नील कमल का मतलब हो जाएगा कि नीले है जो कमल। ठीक है, नीलकंठ, नीला है गला जो। ठीक, नील गाय, तो नील कमल, नील गाय, नीलकंठ, ये सब क्या है? सब के सब कर्मधारय समास के उदाहरण। लेकिन फूपा, फुआ, फूपा, फुआ, देखो इसमें भी योजक चिन्ह आ रहा है, तो जहाँ भी योजक चिन्ह आए या इनका विग्रह करने पर और शब्द जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास वहाँ पर हो जाता। तो ये जो फुआ फूपा है इसमें द्वंद्व समास होगा, इसमें कर्मधारय समास नहीं होगा, अर्थात हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे हिंदी के क्वेश्चंस। ठीक, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और दोस्तों में शेयर करना और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट यानी कल को नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के तहत। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।